हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल तनु क्लासेस में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों प्रकार के प्रश्न को करेंगे, जैसे कि हम लोगों ने सेट वन में किया था। आपकी जानकारी के लिए बता दें, हम लोग टोटल 10 सेट करने वाले हैं दोस्तों। उसी का ये सेकंड वीडियो है, यानी कि दूसरा पार्ट है। इससे पहले भी हम लोग एक पार्ट कर चुके हैं। इसमें हम लोग शुरू में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे, आप मेरे साथ साथ फटाफट आंसर को देते हुए चलेंगे। इसके बाद फिर दोस्तों हम लोग सब्जेक्टिव में शॉर्ट क्वेश्चन को पहले करेंगे, उसके बाद अगर टाइम बचेगा, वीडियो अगर छोटा बनेगा तो फिर लॉन्ग क्वेश्चन को भी करेंगे। ठीक है, आप अगर देखना चाहते हो देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको मालूम होना चाहिए। ये ऑफिशियल मॉडल पेपर है। अगर आप ऑफिशियल मॉडल पेपर को कर लेते हैं तो दोस्तों आपको गारंटी देता हूं 60 से 70% क्वेश्चन जो आपका यहीं से लड़ने वाला है। ठीक है, टोटल 10 वीडियो कराएंगे। अगर आप 10 वीडियो को देख लेते हैं कंसिस्टेंसी से तो दोस्तों 100% गारंटी देते हैं। आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं दोस्तों तो आपका बहुत कुछ हो जाएगा, क्योंकि हम लोग इसमें ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी करने वाले हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं, शुरू में आपको शॉर्ट क्वेश्चन है, द्विगुण निषेचन का क्या महत्व है। उसके बाद फिर आप देख सकते हैं व्हाट इज इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम दोनों में है। फिर सहप्रभाविता क्या है, उदाहरण से ही समझाइए। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये शॉर्ट क्वेश्चन के बाद फिर हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन में भी जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग को शुरू से लेकर के अंत तक देखना है। ये सभी क्वेश्चन हम लोग करवाएंगे, बस आपको वीडियो को पूरा देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। फटाफट आप लोग मेरे साथ साथ आंसर को देते हुए चलेंगे, इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और आपको पता चलेगा कि आपका कितना तैयारी है। आप लोग को क्या करना है, सभी आंसर को देने के बाद लास्ट में बताना है कि आप लोगों ने टोटल कितना सही किया। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फिर से बता देते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी चुनिंदा क्वेश्चन आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए कारगर साबित होने वाला क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग को सभी का आंसर देना अनिवार्य है, बहुत अनिवार्य है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इनमें से कौन सा भाग अगुणित है। इसका जो राइट आंसर है, बिल्कुल इसमें से कौन सा भाग अगुणित है, यानी कि हेप्लोइड है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए डिम हो जाएगा। जो भी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं प्लीज अपने से देख लेंगे, क्योंकि वीडियो फिर लंबी बन जाएगी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, एक एलील है किसी गुण के जीनों की पूर्ण संख्या, या फिर गुणसूत्र पर जीनों की पूर्ण संख्या, या फिर जीनों के वैकल्पिक प्रकार, या फिर विशेषताओं के वैकल्पिक प्रकार। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल आ जाएगा, वो है आपका ऑप्शन सी, जीनों के वैकल्पिक प्रकार। ठीक है, तो एक एलील जो है वो क्या है, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, आपस में जुड़े आहार श्रृंखलाओं का समूह क्या कहलाता है। आपस में जुड़े आहार श्रृंखलाओं का जो समूह है उसको क्या बोलते हैं। इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल आहार चक्र, या फिर आहार कॉम्प्लेक्स, या फिर आहार जाल। इसका राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा वो है आहार जाल। ठीक है, तो थर्ड का राइट आंसर आहार जाल हो जाएगा। आपस में जुड़े आहार श्रृंखलाओं का समूह जो है उसको आहार जाल बोला जाता है, यानी कि फूड वेब इंग्लिश में उसको बोलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, कवक एवं उच्च कुल के पौधे की जड़ों के बीच बनने वाले सहजीवी संबंध को कहा जाता है। हार्मोन्स कहा जाता है, माइकोराइजा कहा जाता है, फिर लाइकेन कहा जाता है, फिर जैव विविधता। इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है माइकोराइजा, यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, माइकोराइजा बोलते हैं। कवक और उच्च कुल के पौधे के जड़ों के बीच जो बनने वाले सहजीवी संबंध है उसको माइकोराइजा बोलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, जेम्यूलस पाए जाते हैं कहां पर, स्पंज में पाए जाते हैं, हाइड्रा में पाए जाते हैं, फिर पेनिसिलियम में पाए जाते हैं, या फिर यीस्ट में पाए जाते हैं। तो जेम्यूल्स जो दोस्तों वो कहां पर पाए जाते हैं, इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल वो हो जाएगा आपका स्पंज में, यानी कि ऑप्शन ए। ठीक है, तो जेम्यूल्स जो है वो स्पंज में पाए जाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, अगर एक सामान्य मनुष्य एक लड़की जो कि हीमोफीलिया की कैरियर से शादी करता है तब, यानी कि सिंपल ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि कोई लड़की है जो कि हीमोफीलिया से ग्रसित है, यानी कि उसको हीमोफीलिया बीमारी है, अगर उससे कोई लड़का शादी करे तो उसका जो बच्चा पैदा होगा वो क्या होगा, सभी पुत्र हीमोफीलिया से ग्रसित होगा, या फिर सभी पुत्रियां हीमोफीलिया से ग्रसित होगा, या फिर 75% संतति हीमोफीलिया से ग्रसित होगा, या फिर 50%। इसका जो राइट आंसर है, ये भी क्वेश्चन में पहले करा चुका हूं, इसका राइट आंसर बिल्कुल हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन डी, 50% पुत्र हीमोफीलिया से ग्रसित होगा। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, पुत्र लिखा हुआ सबसे पहली बात, और 50% है, ये जो है हीमोफीलिया से ग्रसित होगा अगर कोई लड़का किसी लड़की जो कि हीमोफीलिया ग्रसित है उससे शादी करेगा तो। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन, क्वेश्चन आपका 7, एक आहार श्रृंखला में जो शाकाहारी है वो कौन से उत्पादक है, प्राथमिक उत्पादक है, प्राथमिक उपभोक्ता है, द्वितीय उपभोक्ता है, फिर अपघटक है। तो आहार श्रृंखला में जो सहकारी है, शाकाहारी वो क्या होता है, इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है प्राथमिक उपभोक्ता। ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता हो जाता है शाकाहारी आपका। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वहीं पे अगर जंगल वगैरह का बात करें तो उत्पादक हो जाता है, और शाकाहारी जो प्राथमिक हो जाता है। ठीक है, मांसाहारी वो द्वितीय को हो जाता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से कौन सा जैव उर्वरक धान के खेत में उपयोग होता है, जीवाणु, यीस्ट, या फिर साइनोबैक्टीरिया, या फिर कवक। तो कौन सा जीवाणु है जो कि धान के खेत में उपयोग किया जाता है, इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका वो हो जाएगा साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, साइनोबैक्टीरिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग एक बार कमेंट फटाफट चैट सेक्शन में कमेंट करेंगे कि वॉइस मेरी क्लियर जा रही है कि नहीं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से किस पौधे में क्लिस्टोगेमी पाया जाता है। क्लिस्टोगेमी देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। धतूरा में, या फिर पेटूनिया में, या फिर कोमेलिना में, या फिर ग्लेडियोलस में। सभी बच्चे आंसर देने का कोशिश करेंगे। ठीक है, इससे कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ेगा और आप लास्ट में बताएंगे आपका टोटल कितना सही हुआ। 9 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है कोमेलिना, ऑप्शन सी कोमेलिना। ठीक है, तो इनमें से किस पौधे में क्लिस्टोगेमी पाया जाता है, कोमेलिना पौधों में
क्लिस्टोगेमी पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन, आपका टाइम बिल्कुल भी नहीं लेंगे। अब देखिए इस क्वेश्चन, डीएनए का वह भाग जो अपना स्थान बदलता रहता है उसको क्या बोलते हैं? सिस्टोन बोलते हैं, ट्रांसपोजोन्स बोलते हैं, एक्सॉन बोलते हैं, इंट्रॉन बोलते हैं। इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ट्रांसपोजोन्स। ठीक है, ट्रांसपोजोन्स। तो डीएनए का वह भाग जो कि अपना स्थान बदलते रहता है उसको ट्रांसपोजोन्स बोलते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 11, एक पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक कारक है, केवल उत्पादक, केवल उपभोक्ता, केवल अपघटन करता है, या फिर उत्पादक, उपभोक्ता एवं अपघटन करता है, तीनों। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों बिल्कुल वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, उत्पादक, उपभोक्ता एवं अपघटन करता। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, क्योंकि एक पारिस्थितिक तंत्र यानी कि इकोसिस्टम है, ये तीनों जैविक कारक होते हैं। ठीक है, तीनों जो है कंपोनेंट्स होते हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं, उत्पादक भी, उपभोक्ता भी और अपघटन करता भी। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 12, इनमें से कौन सा बैक्टीरिया दूध को दही में बदल देता है? कौन है जो कि मिल्क को दही में कन्वर्ट कर देता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही। जी हाँ, 12 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस ये जो है दूध को दही में कन्वर्ट कर देता है, मिल्क को कर्ड में बदल देता है। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 13, लीची का जो खाने वाला भाग है, जो ऊपरी भाग है, जो खाने वाला गुदानुमा भाग है, उसको क्या बोला जाता है? एंडोस्पर्म होता है, या फिर मेसोकर्स होता है, या फिर एरिल होता है, मेसोकार्प है, एरिल होता है, या फिर पेरिकार्प होता है। इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल वो हो जाएगा आपका एरिल। जी हाँ, ऑप्शन सी। 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। तो लीची का जो खाने वाला भाग है उसको क्या बोला जाता है? एरिल बोला जाता है। अब देखिए इस क्वेश्चन आपका 14, 64 कोडोन में से कितने अमीनो अम्ल के लिए कोड होते हैं? यानी कि टोटल आपका 64 कोडोन दिया हुआ है, इसमें से जो अमीनो अम्ल है उसके लिए कितना कोड यूज होगा? इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, 61। क्या हो जाएगा दोस्तों? 61। ठीक है, तो 64 कोडोन में से जो अमीनो अम्ल के लिए कोड होते हैं वो 61 होते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 15, पारिस्थितिक तंत्र में, पारिस्थितिक तंत्र के यानी कि इकोसिस्टम के अंदर जो एनर्जी होता है, जो ऊर्जा का जो प्रवाह होता है एक जीव से दूसरे जीव में, ये किस रूप में होता है? प्रकाश के रूप में, या फिर गर्मी के रूप में, या फिर रासायनिक पदार्थ यानी कि केमिकल्स के रूप में, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल हो जाएगा आपका रासायनिक पदार्थ यानी कि केमिकल्स के रूप में। तो पारिस्थितिक तंत्र में यानी कि इकोसिस्टम के अंदर जो ऊर्जा का प्रवाह होता है एक जीव से दूसरे जीव में, यह रासायनिक पदार्थ के रूप में होता है, यानी कि केमिकल्स के रूप में होता है। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 16, बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? पास्चर ने, कोच ने, या फिर ल्यूवेनहॉक ने, या फिर रॉबर्ट हुक ने? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 बहुत ही इंपॉर्टेंट। जी हाँ, 16 का जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, ल्यूवेनहॉक। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा, बैक्टीरिया की खोज जो है वो ल्यूवेनहॉक ने की थी। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 17, कौन सा कथन सत्य है? कई बार ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। बहुत ही पहले आप तो कथन पढ़ लीजिए। देखिए, तुल्य रूपता अभिसारी विकास पर आधारित है, या फिर तुल्य रूपता अवसारी विकास पर आधारित है। तुल्य रूपता का मतलब क्या? एनालोगस। ठीक है, या फिर सगम तथा अभिसारी विकास पर आधारित है, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल वो हो जाएगा आपका तुल्य रूपता अभिसारी विकास पर आधारित है। तो ये कथन जो है बिल्कुल सही है। राइट आंसर 17 का वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। अब देखते हैं इस क्वेश्चन नंबर 18, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। किसने कहा था जीवन रूपों का विकास अंग के उपयोग एवं अनुपयोग के कारण हुआ है? यानी कि जो जीवन रूपों का जो विकास है, हम लोगों का जो विकास है, वो अंग का उपयोग और अनुपयोग इसी के कारण हुआ है। एक बात किसने कही थी? अल्फ्रेड वॉलेस ने कही थी, या फिर आपका डार्विन ने कहा था, लैमार्क ने कहा था, मिलर ने कहा था? इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल वो हो जाएगा आपका लैमार्क ने, यानी कि ऑप्शन सी। तो लामार्क ने ही कहा था कि अंग के उपयोग एवं अनुपयोग से हम लोगों का शरीर का यानी कि जीवन के रूपों का विकास हुआ। ठीक है, अब देखते हैं इस क्वेश्चन में आपका 19 हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़िए कि थॉमस माल्थस के कार्य कौन सा है? समष्टि संदर्भ, जिसको हम लोग पॉपुलेशन बोलते हैं, या फिर चयन संदर्भ, या फिर विकास प्रक्रम, या फिर कौरखौ यानी कि समष्टि संदर्भ और चयन संदर्भ दोनों। तो थॉमस माल्थस के जो कार्य है वो क्या है? इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल वो हो जाएगा आपका समष्टि संदर्भ यानी कि पॉपुलेशन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अब देखते हैं इस क्वेश्चन नंबर 20, इसके बाद और 8-10 क्वेश्चन है, उसके बाद फिर हम लोग शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन को करेंगे। इसलिए आप लोग शुरू से लेकर मतलब ध्यान से देखते हुए चलिए। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, बिल्कुल भी मत छोड़िए। सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन चुनिंदा है, आपके लिए चुना हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, सरकंद तथा आलू उदाहरण है। विकास के आधार पर यहाँ पर पूछ रहा है, पहले विकास के आधार पर देखना है। तो सरकंद और आलू जो है वो किसका उदाहरण है? समजातता का, या फिर तुल्य रूपता का, या फिर परजीविता का, या फिर इनमें से सभी यानी कि होमोलोगस, एनालोगस, या फिर पैरासाइट्स, या फिर ऑल ऑफ देम। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे के लिए इजी होगा, क्योंकि बायोलॉजी इंग्लिश मीडियम में पढ़ने में बहुत मजा आता है। ठीक है, बिल्कुल 20 का जो राइट आंसर वो आपका हो जाएगा तुल्य रूपता यानी कि एनालोगस। ठीक है, तो शकरकंद तथा आलू जो है वो विकास के आधार पर किसका उदाहरण दोस्तों? तुल्य रूपता का यानी कि एनालोगस का। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 21, एस.एल. मिलर थे। एस.एल. मिलर जो थे वो क्या थे? एशियन वैज्ञानिक थे, यूरोपियन वैज्ञानिक थे, या फिर अमेरिकन के साइंटिस्ट थे, या फिर भारतीय वैज्ञानिक थे यानी कि इंडियन साइंटिस्ट थे? तो 21 का जो राइट आंसर है बिल्कुल वो हो जाएगा आपका, जी हाँ, अमेरिकन वैज्ञानिक यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी। तो एस.एल. मिलर जो है वो अमेरिकन वैज्ञानिक थे, अमेरिकन साइंटिस्ट थे। अब देखिए इस क्वेश्चन को नंबर 22, प्राकृतिक वरण यानी कि चुनाव, वरण का मतलब चुनाव यहाँ पर आप बोल सकते हैं, फिर प्रपोज, जिसके द्वारा प्रपोज किया गया, जिसके द्वारा यह सिद्धांत दिया गया। तो प्राकृतिक वरण का जो सिद्धांत है वो किसने दिया था? किसने दिया था? लामार्क ने, डार्विन ने, या फिर अल्फ्रेड वॉलेस ने, या फिर इनमें से कोई नहीं?
22 का जो राइट आंसर है दोस्तों बिल्कुल वो हो जाएगा आपका डार्विन यानी कि ऑप्शन बी। तो प्राकृतिक वरण यानी कि चुनाव सिद्धांत जो है वो किसने दिया था, नेचुरल सिलेक्शन का, ठीक है, वो दिया था दोस्तों डार्विन ने। मुझे लगता है यहाँ पर चरण देना चाहिए ना, सिलेक्शन का मतलब चुनाव। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। समजातीय संरचना वे होते हैं जिनके डैश होते हैं, शारीरिक संरचना समान लेकिन क्रियाकलाप में समानता भिन्नता होते हैं, या फिर क्रियाकलाप में समानता लेकिन शारीरिक संरचना में भिन्नता होती है, या फिर शारीरिक संरचना एवं क्रियाकलाप दोनों समानता होती है, फिर शारीरिक संरचना और क्रियाकलाप दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, 23 का जो राइट आंसर है पहला वाला बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। शारीरिक संरचना समान लेकिन क्रियाकलाप में सामान्यता भिन्नता होती, यही आपका समजातीय संरचना, समजातीय संरचना यानी कि होमोलोगस स्ट्रक्चर। अब देखिए इस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन ह्यूमोरोलस प्रतीक्षा के लिए जिम्मेदार है? कौन ह्यूमोरोलस प्रतीक्षा के लिए, प्रतिरक्षा के लिए जिम्मेदार है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है वो आपको आ जाएगा बी लिम्फोसाइट्स यानी कि ऑप्शन ए। ठीक है, ये जो है ह्यूमोरल प्रतिरक्षा के लिए जिम्मेदार है कौन? बी लिम्फोसाइट्स। अब देखिए इस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। कोकिन प्राप्त किया जाता है, कहां से प्राप्त किया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा जी हाँ, इरिथ्रोजाइलोन कोका से। इरिथ्रोजाइलोन साइलोन जो भी पढ़ना है आपको, लेकिन राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। कोकिन जो है यहीं से प्राप्त किया जाता है। अब देखिए इस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। अफीम, ये केमिस्ट्री में भी ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अफीम के अत्यधिक प्रयोग से होता है शरीर के वजन में कमी, या फिर भोजन में रुचि होता है, अरुचि होता है यानी कि रुचि ना होना, बाझपन होता है, बाझपन का मतलब होता है इनफर्टिलिटी, और इनमें से सभी। तो अफीम का जो अत्यधिक प्रयोग है उससे क्या प्रॉब्लम होती है? 26 का जो राइट आंसर है बिल्कुल वो हो जाएगा आपका इनमें से सभी। ठीक है, इसलिए अफीम का प्रयोग से हम लोगों को इससे दूर भागना चाहिए, इसके बगल में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। शरीर का वजन में भी कमी होता है, भोजन में अरुचि होता है, बांझपन होता है, बांझपन बोलते हैं ना, वो बांझ हो गई है ऐसे करके बोला जाता है। तो इनफर्टिलिटी राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा 26 का। अब देखिए इस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपका। सक्रिय प्रतिरक्षा की खोज की रॉबर्ट कोच ने की थी, लुई पास्चर ने की थी, एडवर्ड जेनर ने की थी, इनमें से कोई नहीं। तो 27 का जो राइट आंसर है बिल्कुल वो हो जाएगा आपका। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आपका इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, सक्रिय प्रतिरक्षा की जो खोज है यहाँ निम्न में इनमें से कोई नहीं किया था। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद फिर हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन को करेंगे यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न को करेंगे, फिर टाइम बचेगा तो दीर्घ को करेंगे। पहले क्वेश्चन को पढ़िए, दवा कितने प्रकार की होती है? 1, 2, 3, अनेक। 28 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपको आ जाएगा वो है 2 प्रकार की। ड्रग्स जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, ड्रग्स का मतलब दवा होता है। चलिए तो आप लोग फटाफट जो है सभी मतलब कि बताएंगे टोटल आपका कितना सही हुआ है, आप लोग जरूर बताएंगे। ठीक है, टोटल कितना आप लोगों ने सही किया है। अगर जिसका भी 28 में से 28 या फिर 25 में से 28 अगर इतना भी सही हुआ तो इसका मतलब आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। और जिसका सही नहीं हुआ तो प्लीज आपको देखने की जरूरत है, जितने भी चीज आपको पढ़ाते देखने की बहुत जरूरत है। और जिसका तैयारी अच्छी है और आप मेहनत करें और 28 में 28 लाने का कोशिश करें। ठीक है, चलिए अब शॉर्ट क्वेश्चन आपका शुरू हो गया। आपको क्या करना, जो भी क्वेश्चन नहीं बने वीडियो को रोक करके अच्छे से उसको नोट कर लेना। अभी ये नोट कर लेना, फिर स्क्रीनशॉट अभी ले लेना है, बाद में आप उसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन चुनिंदा क्वेश्चन है और सभी इंपॉर्टेंट है। आप एक बार क्वेश्चन को देखिए, द्विवीय निषेचन का क्या महत्व है? क्वेश्चन पूछा गया है कि द्विवीय निषेचन का क्या महत्व है, दोहरे निषेचन का महत्व। तो देखिए द्विवीय निषेचन का महत्व को पहले समझते हैं। द्विवीय निषेचन का आवृत्तिबीजी पौधे में विशेष महत्व है। आवृत्तिबीजी पौधे जो होते हैं उसमें इसका विशेष महत्व है, इंपॉर्टेंस है। यदि पौधे में केवल संयुग्मन होता है और त्रिसंलयन नहीं हो तो भ्रूणपोष नहीं बनेगा, और उसके फलस्वरूप अविकसित भ्रूण वाला बीज बनेगा या भ्रूणहीन होगा। दूसरा है आपका द्विवीय निषेचन के फलस्वरूप ही भ्रूणपोष का निर्माण होता है। भ्रूणपोष ही भ्रूण को भोज्य पदार्थ उपलब्ध कराता है। भ्रूणपोष में मार्त एवं पीड़ित गुण सूत्र पाए जाते हैं। अतः भ्रूणपोषीय कोशिकाएं में संकर ओज जिसको बोलते हैं हाइब्रिडिक विगर के कारण शरीर क्रियात्मक आक्रामकता दिखाती है। ठीक है, आक्रामकता पता नहीं क्या है। चलिए तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ पर अच्छे से आप पढ़ेंगे, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल आसान शब्दों में यहाँ पर लिखे हैं। अब देखिए यहाँ पर एक इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे प्लीज आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लीजिए। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बहुत तेज होते हैं, मुझे पता है। अब यहाँ पर क्योंकि हिंदी मीडियम के ऑडियंस ज्यादा है तो उसके लिए यहाँ पर किया जा रहा है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, सप्रभाविता क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सप्रभाविता के बारे में पूछ रहा है और एक उदाहरण भी आपको देने के लिए बता रहा है। देखिए F1 पीढ़ी के संकरों में अगर किसी जीन के दोनों युग्म विकल्पी या एलील समान रूप से साथ साथ अभिव्यक्त होते हैं तो इन युग्म विकल्पियों को यह प्रभावी एलील, जिसको हम लोग बोलते हैं कोडोमिनेंट एलील्स, प्रभावी एलील का मतलब कोडोमिनेंट एलील्स, तथा इनके वंशागति को संप्रभाविता जिसको बोलते हैं कोडोमिनेंस कहते हैं, कोडोमिनेंस जिसको बोलते हैं सहप्रभाविता कहते हैं। और F2 पीढ़ी में संतानों का जीन प्रारूप और लक्षण प्रारूप दोनों 1:2 ऑब्जेक्टिव में भी आपको पूछा जाता है कि F2 पीढ़ी में जो संतानों का जीन प्रारूप लक्षण है वो कितना होता है, 1:1:2:1 का अनुपात होता है। उदाहरण जो आपको यहाँ पर दिया है, मवेशियों में त्वचा के बालों के रंग ही सप्रभाविता। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अच्छे से समझ लेंगे
चलिए यहाँ पर आपका थोड़ा बहुत वो दिया हुआ RR कलर वगैरह, इस फिगर को अगर समझना तो अच्छी बात है, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन है, अगर आप इसको नहीं भी समझेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर समझिए बीटी कॉटन क्या होता है। बीटी कॉटन बहुत इंपॉर्टेंट। बीटी कॉटन देखिए, यह पीड़क प्रतिरोधी फसलों का निर्माण है। यह पीड़कनाशों की मात्रा को कम प्रयोग में लाती है। बीटी एक प्रकार का जीव विष है जो कि एक जीवाणु बेसिलस यूरिनजिएंसिस के द्वारा उत्पादित होता है, जिसे संक्षेप में बीटी कहते हैं। बीटी जीव विष जीवाणु से कलोनित होकर पौधे में प्रकट होकर कीटों या पीड़कों के प्रति प्रतिरोधकता उत्पन्न करता है, जिससे कीटनाशकों के उपयोग की आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रकार से जैव पीड़कनाशियों का निर्माण होता है। बीटी कॉटन इसी का एक उदाहरण है। ठीक है, बीटी कॉटन का मतलब आपको समझ में आ गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट। रेडियोधर्मी प्रदूषण किसे कहते हैं, इसके स्रोत क्या है। रेडियोधर्मी प्रदूषण, रेडियोधर्मी पदार्थों की क्रियाशीलता के कारण मुक्त होने वाला जो अल्फा बीटा गामा विकिरण द्वारा होने वाला जो प्रदूषण है, उसी को हम लोग रेडियोधर्मी प्रदूषण कहते हैं। तो समझ में आ गया कि रेडियोधर्मी पदार्थों की क्रियाशीलता के कारण जो मुक्त होने वाला जो अल्फा बीटा और गामा है, इसी के द्वारा जो प्रदूषण होता है, समझ गया, इसी के द्वारा जो प्रदूषण होता है उसी को बोलते हैं रेडियोधर्मी प्रदूषण। और रेडियोधर्मी पदार्थों के विकिरण से निकलने वाले अल्फा बीटा गामा किरणें उत्परिवर्तन उत्पन्न करती है। क्या उत्पन्न करती है, उत्परिवर्तन। स्रोत जो है इसका क्या है, नाभिकीय विस्फोट, कोबाल्ट 60, स्ट्रांसियम 90, थोरियम 137, कार्बन 14, ये इसका जो है स्रोत है। ठीक है, व्हाट इज रेडियो एक्टिव पोल्यूशन, आप लोग इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। अम्ल वर्षा के दुष्प्रभाव को लिखिए। अम्ल वर्षा का जो दुष्प्रभाव है, जो आपका एक प्रकार से आप बोल सकते हैं इफेक्ट है, ठीक है, उसको लिखने के लिए कह रहा है। समझिए, अम्ल वर्षा अम्लों के जमाव के कारण ऐतिहासिक स्मारकों जैसे कि ताजमहल, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी आदि को क्षति पहुंचाती है। समझ गए। तो अम्ल वर्षा क्या होता है, एसिड रेन जिसको बोला जाता है, ये जो है आपका ताजमहल हो गया, बड़े बड़े जितने भी इमारत है जो इतिहास बहुत कई सौ साल हो गया, उसको जो है क्षति पहुंचाती है, उसके कलर को। जैसे कि अगर ताजमहल का ऊपरी भाग को भी देखेंगे तो थोड़ा सा जो है वो पीला पीलापन आ गया, वो बस अम्ल वर्षा के ही कारण। ठीक है, तो अम्ल वर्षा जो है वो अम्लों के जमाव के कारण ऐतिहासिक स्मारकों जैसे कि ताजमहल, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी आदि को क्षति पहुंचाती है, नुकसान पहुंचाती है। आपका दूसरा है कि अम्ल वर्षा जो है मृदा में उपस्थित लाभदायक जो सूक्ष्मजीवी समुदाय है उसको मार देती है। जो लाभदायक सूक्ष्मजीवी है जो कि फायदा करता है उसको मार देता है, जिससे कि स्थलीय परितंत्र गड़बड़ा जाता है, और जो चयन है, जो परितंत्र है, वो क्या हो जाता है भाई, गड़बड़ा जाता है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, जलीय परितंत्र में अम्ल वर्षा प्लवकों, मोलस्कों, मछलियों आदि को 5 से कम पीएच पर मार देती है, जिससे कि खाद्य श्रृंखलाएं गड़बड़ा जाती है। तो खाद्य श्रृंखलाएं भी गड़बड़ा जाती है, पारितंत्र स्थलीय पारितंत्र भी गड़बड़ा जाता है, और आपका इमारत जो है, बड़े बड़े बिल्डिंग वगैरह है, उसको भी क्षति पहुंचाता है। और भी बहुत सारा रीजन है, बीमारी वगैरह भी होती है, लेकिन हम लोग को यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन पूछा तो हम लोग को यहाँ पर इतना ही आंसर देना है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन आपका 6। स्पर्श संदमन की व्याख्या करें। स्पर्श संदमन की व्याख्या करें यानी कि इनहाबिटेशन। समझिए, अनियंत्रित कोशिका विभाजन द्वारा कोशिका में असाधारण वृद्धि तथा गुण होना कैंसर की पहचान है। कैंसर पीड़ित कोशिकाओं को मैलिग्नेंट निपोलोज क्या है, निमोप्लाज्मल, ठीक है, सही वर्ड है ना, हाँ, निमोप्लाज्मल कहते हैं। ये कोशिकाएं पड़ोस स्थित कोशिकाओं की कीमत पर आवश्यक पोषक तत्व लेकर अपनी वृद्धि करते हैं तथा अंततः पड़ोसी कोशिकाओं को मार देते हैं। कैंसर कोशिकाएं सामान्यतः कोशिकाओं के संपर्क में आने पर उनमें गति तथा वृद्धि को स्थगित कर देते हैं। उनके इस गुण को स्पर्श संदमन कहते हैं। ठीक है, यह है आपका स्पर्श संदमन। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 को समझिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। शांतिकारक औषधि क्या है, उदाहरण के साथ समझाइए। शांतिकारक औषधि के बारे में आपको पूछ रहा है। देखिए, शांतिकारक औषधि जो है वो मानसिक चिंता व तनाव से मुक्ति दिलाती है। ये मानसिक चिंता और तनाव से मुक्ति दिलाती है तथा मन को शांति प्रदान करती है। यही आपका शांतिकारक औषधि। अब इसका उदाहरण क्या क्या है, एक आपका एगो है आपका बेंजोडाइजेपिन्स, उसका ये जो है मानसिक चिंता को दूर कर मन को शांत करता है। दूसरा आपका फेनोथाइजिन्स, जिसको बोलते हैं मानसिक रोगियों में ये चिंता निवारण का कार्य करती है। तीसरा आपका रिसरपाइन, जिसको बोलते हैं यह स्पारगंधा से प्राप्त की जाती है, जो कि मानसिक चिंता तथा तनाव से छुटकारा दिलाती है। ठीक है, तो कुछ 3 प्रकार के थे जो कि शांतिकारक औषधि है। यही आपका उदाहरण। ठीक है, यहाँ पर आप लोग समझ लीजिए अच्छे से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 8। विद्यालयों में यौन शिक्षा को क्यों बढ़ावा देना चाहिए। यौन शिक्षा को विद्यालयों में, स्कूलों में क्यों इसको बढ़ावा देना चाहिए। विद्यालयों में यौन शिक्षा की पढ़ाई को बढ़ावा दिया जाना चाहिए क्योंकि युवाओं की सही जानकारी मिल सके। सबसे पहले तो युवाओं को सही जानकारी मिल सके इसके रिगार्डिंग। बच्चे यौन संबंधी विभिन्न पहलुओं के बारे में फैली भ्रांतियों पर विश्वास ना करें, उन्हें यौन संबंधी गलत धारणाओं से छुटकारा मिल सके। तो इसीलिए शॉर्ट क्वेश्चन है, यौन शिक्षा इसीलिए स्कूलों में, विद्यालयों में पढ़ाना चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। 4 जनन संबंधी समस्याओं का नाम बताइए। जनन संबंधी जो समस्या है टोटल 4, मतलब यहाँ पर आपको 4 पूछ रहा है। ठीक है, जनन संबंधी 4 समस्याओं में निम्न है। टोटल में आपको यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 है, लेकिन आपको 4 ही लिखना है। एक है आपका संगर्भता, एक है प्रसव,
एक है यौन संचालित रोग, एक है गर्भपात, एक है बाध्यता, एक आपका ऋतुस्राव संबंधी समस्या। इनमें से कोई आपको 4 ही लिखना, समझ गए। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर देख सकते हैं, शुक्राणु का एक नामांकित आरेख बनाइए। शुक्राणु का एक नामांकित आरेख बनाने के लिए सिंपली आपको देखिए क्या करना है। पहले तो एक फिगर आपको कुछ इस प्रकार का मूली के जैसा, सलजम के जैसा बना देना है। उसके बाद एक डब्लू दोस्तों आपको इस तरीके से लिख देना, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक आपको डब्लू लिख देना है, एक इस तरीके से मूली बना देना है, और उसका जो ऊपरी भाग है उसको लिख देना है अग्रपुंज, उसका जो सेंटर वाला उसको केंद्रक, उसका जो बीच वाला भाग है इसको सेंट्रियोल। उसके बाद दोस्तों ये जो भाग है इसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। और ये आपका शीर्ष हो गया, ये पूरा को बोलते हैं शीर्ष। उसके बाद यहाँ पर आप बोल सकते हैं इसको मिडिल पीस, जिसको बोलते हैं मिडिल मध्य भाग, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार का लिख करके शुक्राणु का आरेख, डायग्राम ऑफ स्पर्म, इस तरीके से लिख देना है। ये आपका 100% शुक्राणु का एक नामांकित चित्र हो जाएगा। 2 नंबर में पूछा तो आपको चित्र बनाने के बाद इतना भी लिखना जरूर नहीं है, थोड़ा बहुत लिख देंगे आपका काम चल जाएगा। अब मारक टी कोशिका है जिसको बोलते हैं किलर टी सेल्स, ये क्या है। उसके बाद फिर आपका एक और क्वेश्चन रह जाता है, जिसके बाद फिर लॉन्ग क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आज हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन तक ही करते हैं, उसके बाद फिर लॉन्ग क्वेश्चन जो है किसी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। यहाँ पर पहले समझ लीजिए मारक टी कोशिका है जिसको बोलते हैं किलर टी सेल्स, ये किस प्रकार ये कार्य करती है समझिए। ये कोशिकाएं संक्रमण वाले स्थान पर पहुंचकर ऐसे पदार्थों का स्रावन करती है जिससे फैगोसाइट्स आकर्षित होकर एंटीजन के भक्षण के लिए तैयार हो जाते हैं। फैगोसाइट्स पर फोरिन नामक प्रोटीन का स्राव करती है जो कि एंटीजन युक्त या संक्रमित दैहिक कोशिकाओं को तथा जीवाणु आदि की कोशिकाओं भित्ति को छिद्रित करके उन्हें भी नष्ट कर देती है, ठीक है। चलिए तो आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं दोस्तों। टोटल हम लोगों ने आपका 28 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किया, फिर हम लोगों ने 11 शॉर्ट क्वेश्चन किया, और ये जो लॉन्ग क्वेश्चन आपका बचा हुआ है इसको किसी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। पिछले वाला भी पिछले सेट का भी लॉन्ग क्वेश्चन बचा हुआ था, तो एक क्या काम करेंगे, एक लॉन्ग क्वेश्चन का वीडियो बनाएंगे जिसमें हम लोग कोशिश करेंगे सभी लॉन्ग क्वेश्चन को पूरा करने की, ठीक है। आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, एक लाइक जरूर कीजिए। लास्ट पहली बार बोल रहे हैं वीडियो में, एक भी बार नहीं बोले, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए। देखिए आपके दोस्त लोग बहुत ज्यादा परेशान है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव प्रश्न के लिए, शेयर करें। और यहाँ पर दोस्तों आपको पूरे तरीके से तैयारी कराई जाती है, खास करके साइंस वाले बच्चे के लिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आपका हैप्पी चिल्ड्रंस डे था, उसके लिए हार्दिक शुभकामनाएं।